1.5 लाख कैंडिडेट्स, 241 वैकेंसीज, दुगनी फीस, हज़ारों किलोमीटर दूर का ट्रैवल, टाइपिंग टेस्ट जिसमें 64% कैंडिडेट्स फेल हो गए, ना आरटीआई में क्लियर जवाब, ना कोई प्रॉपर सुनवाई। आखिर इस रिक्रूटमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था? आओ फैक्ट्स पर विचार करें। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। ये पिछले साल की तो बात है जब 4 रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करी गई थी और जिसमें डिसीजन लिया गया था कि रिस्पोंडेंट्स कंसीडर करेंगे पिटिशनर्स की रिप्रेजेंटेशन को। यहाँ पर यह भी कहा गया कि पिटिशनर्स की जो पिटीशन है अभी हमने चेक नहीं करा है कि भाई ये मेंटेन करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरीके से फिर बाद में यहाँ पर जो एडवोकेट थे पिटिशनर्स के, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी इस स्टेज पर हम प्रेस नहीं करते अपनी पिटीशन को, राइट एंड रेमेडीज़ ओपन रहते हैं यहाँ पे। और फिर बाद में ये भी कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन पिटिशनर्स सबमिट करेंगे 30 मई 2025 तक। सो कंसिक्वेंटली कई सारे कैंडिडेट्स ने अपना रिटर्न सबमिशन सबमिट करा। मैंने भी करा था, मैंने ईमेल करी थी पहले और जब पॉसिबल हो पाया मैंने अपना रिटर्न सबमिशन भी सुप्रीम कोर्ट के R&D सेक्शन में जाके तिलक मार्ग में जो है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में है, तो वहाँ पर जाकर मैंने सबमिट भी करा। कई सारे कैंडिडेट्स ने करा और कंसिक्वेंटली मैंने अपनी कंप्लेंट पर कि क्या एक्शन लिया गया 8 अगस्त से पहले ही मैंने अपनी RTI लगाई थी। ऑब्वियसली ये 8 जुलाई को लगाई थी। तो 8 जुलाई को जब मैंने लगाई, यहाँ पर मैंने पूछा कि करंट स्टेटस क्या है मेरी डिटेल कंप्लेंट का और अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन मैंने अपनी 9 जून 2025 को लगाई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्लेस करा गया और फिर बाद में इसे लॉजिया फाइल कर लिया गया। करंट स्टेटस क्या है नहीं बताया। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्शन टेकन कुछ नहीं बताया। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं बताया। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेशन करंटली पेंडिंग कुछ नहीं बताया। इसके बाद मैंने पूछा कि एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम फॉर अ फाइनल डिसीजन, तो ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ RTI एक्ट 2005 था उस वक्त, क्योंकि मैं कोई ओपिनियन मांग रहा था, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ करंट स्टेटस मांगा था और यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने प्लेस करा गया, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस पर कोई, जैसे कि यहाँ पर क्या एक्शन लिया गया उस चीज़ पर ये RTI का जो रिप्लाई था वो साइलेंट था। तो इसी तरीके से फिर मैंने पूछा कि यहाँ पर ऑफिशियल वर्किंग ईमेल आईडी क्या है पब्लिक ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंटेशंस के लिए, तो यहाँ पर ये बताई supremecourt@nic.in। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। नेम एंड डेजिग्नेशन पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर का मैंने पूछा और इसके अलावा मैंने ये भी पूछा कि स्टेप्स क्या है रजिस्टर करने के ग्रीवेंसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हमें कुछ करना हो। तो वहाँ भी कहा कि क्वेरीज जो है प्रिजम्पटिव इन नेचर है, लेकिन रजिस्ट्री के आपके एड्रेस होते हैं टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देश की सबसे बड़ी अदालत की रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रजिस्ट्री है, उन्होंने इस कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। कंप्लेंट को बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी थी उनके आगे पुटअप करा गया और बगैर कोई जुडिशियल माइंड लगाए हुए या सिंपली कंप्लेंट के कंटेंट्स पर कुछ टिप्पणी करे इसको डिस्पोज कर दिया गया, क्योंकि RTI रिप्लाई साइलेंट है उस पर। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के मूल सिद्धांत OD एल्ट्रम पार्टम का वायलेशन होता हुआ दिखता है। जब लाखों कैंडिडेट्स का फ्यूचर दाव पर हो तो उनका पक्ष सुने बिना ही टेक्निकलिटीज़ पर RTI अपील्स या फिर कंप्लेंट्स को डिस्पोज कर देना कहाँ तक सही है। ऐसा लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की उम्मीद रखने वाले कैंडिडेट्स को ही बस के नीचे फेंक दिया गया हो। सिस्टम को लगता है कि उनका फैसला ही अंतिम है। आज उन्हीं रियल कंसर्न को सामने रखने की कोशिश रहेगी। OD एल्ट्रम पार्टम एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट के एग्ज़ाम की, जो कि 2025 में दिसंबर में अनाउंस करा गया था और आई थिंक दिसंबर में करा गया था और उसके बाद फिर फेब में नोटिफाई करा गया था। 4 फरवरी 2025 को इसको नोटिफाई करा गया और 10 अक्टूबर 2025 को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑफिशियली कंक्लूड कर दिया गया, जिसमें करीब 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। मेरा मानना है कि RTI के जवाब दिए ही जाते हैं सिस्टम की खामियां बताने के लिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन जवाबों के जरिए सिस्टम को उसकी खामियां बताएं या उनको उजागर करें ताकि उनमें सुधार हो सके। पर जब हम लीगली और लॉजिकली ये सुधार मांगते हैं तो कभी कभी सिस्टम का नज़रिया बड़ा डिसहार्टनिंग और हॉस्टाइल हो जाता है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक अलग कंटेक्स्ट में यंगस्टर्स को कॉकरोचेस तक कहा। आरटीआई एक्टिविस्ट जो सब पर अटैक करने लग जाते हैं। भले ही ये ऑब्जर्वेशंस एक अलग केस में थी, पर एज एन एस्पिरेंट और एक सिटीज़न ये सुनकर डर लगता है। क्या सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग करना या आरटीआई लगाना पैरासाइट बनने जैसा है? ये वीडियो आरटीआई रिप्लाईज और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी संस्था की अवमानना करना नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में सुधार की मांग करना है। चलिए शुरू करते हैं। 4 फरवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री ने 241 वैकेंसीज नोटिफाई करी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ये पिछली बारी की 18 जून 2022 के एडवर्टीजमेंट में 210 वैकेंसीज से 30 वैकेंसीज एक्स्ट्रा थी। इस बार एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली कि सिटी प्रेफरेंस ली गई कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो। एंड पिछली बारी मुझे फरीदाबाद का एक सेंटर अलॉट हुआ था, एंड बाद में अब मैंने दिल्ली, मेरठ और आगरा प्रेफरेंस दी। मतलब मैं पहले दिल्ली में ही जाना चाहता था एग्ज़ाम देने के लिए, पर मुझे सेंटर अलॉट हुआ लखनऊ का, जिसके रिगार्डिंग मैंने ग्रीवेंसेस भी रेज़ करी थी। पर वहाँ पर यही कहा कि एग्ज़ाम सिटीज़ अलॉटेड हैं और वो चेंज नहीं होंगे किसी भी कैंडिडेट के लिए। दिल्ली बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख कैंडिडेट्स जो अप्रोक्स एप्लीकेशंस थी उनमें से अगर 80% भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के होंगे। एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने के बावजूद सबसे पहला CBT 1 उन्हें अपना प्रेफर्ड सेंटर ना मिले। खैर, फ़ी भी बढ़ा दी गई, 2 गुना फ़ी हो गई, और जैसे तैसे करके कैंडिडेट्स ने अफोर्ड करा। ट्रैवल जो नहीं कर सकते थे वो हिस्सा लेने से पहले ही रेस से बाहर हो गए। नतीजा 1,34,608, हाँ करीब 1.5 लाख मैंने बताए थे, उनमें से 76,479 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 की वैकेंसी पे लगाया गया एक आरटीआई रिप्लाई, जिसमें बताया गया कि 1,75,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और इनमें से कितनों ने CBT 1 में अपीयर हुए उसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं है। खैर, यहाँ आप देख सकते हो करीब इस बारी तो सिर्फ 1,34,000 कैंडिडेट, जो कि इसका 77% हो जाता है, और 1,34,000 में से भी 76,000 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, जो कि करीब 57% हो जाता है इस वाले डाटा का, 1,34,608 का। दोनों नोटिफिकेशन 2025 और 2022 की आप यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो। पिछली बारी की जून 18 2022 की नोटिफाइड 210 वैकेंसीज से 31 ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आई। ये ब्लू में आप देख सकते हो 241 और येलो में देख सकते हो 210 वैकेंसी 2022 की। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो येलो में पिछली बारी 500 थी एप्लीकेशन फ़ीस, और अब वो 2 गुना हो गए, 100% का इजाफा 1000 हो गई है। एंड खैर, पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, उसके साथ ही क्या था, उसके साथ ही टाइपिंग टेस्ट भी हुआ था, येलो में आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ CBT हो रहा है, टाइपिंग टेस्ट बाद में होगा, ये चीज़ बताई गई। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन करा 1:3। दैट मीन्स टोटल 231 वैकेंसीज टाइम्स 3 रफली 700 के करीब हो जाएगा। 723 वैकेंसीज, मतलब 723 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर पोस्ट 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। So logically speaking, in the year 2022, there were about 1,76,000 who filled the form. In the year 2025, हालांकि ये तो 2026 में ही हुआ था, तो ये आप समझ सकते हो, there were about 1,36,000 who filled the form. And actually अपीयर कितने करे 2022 का डाटा नहीं है, 2025 का है, जो कि 76,000 हो जाता है, which is roughly 57% of 1,36,000। एंड एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की है, 1,76,000 में से, मतलब पहले 1,76,000 अपीयर फॉर्म भरा था जिन्होंने, 2025 में 1,36,000 ने भरा, जो कि इसका हो जाता है 77%। उसमें से भी सिर्फ 57% कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, विच इज़ 76 यहाँ पे। तो कट ऑफ के लिए कोई गैसेज हम कर सकते हैं, हाई जाएगी कि लो जाएगी? मुझे तो लगा लो जाएगी, पर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। स्कोर कार्ड के साथ यहाँ पे कट ऑफ रिवील करी गई थी, पिछली बारी भी ऐसा ही हुआ था, स्कोर कार्ड के साथ ही रिवील करी गई थी, पर 50% इन ईच सेक्शन उस वक्त यहाँ पर कट ऑफ थी। आप देख सकते हो एक कैंडिडेट क्वालिफाई करा है डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्योंकि
टाइपिंग टेस्ट साथ में हुआ था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर कैंडिडेट्स जो डिफरेंट स्किल टेस्ट कहते हैं, वाइडर टैलेंट पूल जो था उसको मौका मिल रहा था। इस बारी कट ऑफ 50% की बजाय, यहाँ पे 50% है कट ऑफ, 50% इन ईच सेक्शन, यहाँ देख सकते हो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है। इस बारी ये 80% हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पिछली बारी नेगेटिव मार्किंग थी, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। सोचिए 2022 में 63 आउट ऑफ 125 कैंडिडेट लाने वाला पास हो जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। लेकिन इस बारी 80 प्लस भी लाने वाला आउट ऑफ 125 इज़ नॉट पास्ड, वो फेल हो गया है। एंड उसे करीब 80% लाना होगा। 125 का 80% देख लेते हैं कितना हो जाता है। 125 का 80% अगर हम निकालेंगे 4/5 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये 25 पे गया। 100 नंबर लाने हैं भाई, 100 आउट ऑफ 125 लाना है अगर आपको पास होना है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, ये एक चीज़ है, चलो मान ली मैंने। कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए यूनिफॉर्म थी, पिछली बारी भी इस बारी भी, लेकिन इस बारी भी कट ऑफ यूनिफॉर्म है हर कैटेगरी के लिए। और मैं ये नहीं कहता गलत है ये, जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में आरटीआई लगाई तो जवाब पता है क्या मिला। हाँ लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2022 का, हाँ चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या किसी को याद है कि 2022 में जब एक बार एग्ज़ाम हुआ था, टाइपिंग टेस्ट वगैरह में कुछ इशू आ रहा था और कई सारे कैंडिडेट्स करीब 4 घंटे तक उनको अंदर रहना पड़ा था। कई लोगों को याद आया होगा, 4 घंटे तक उन्हें बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति में बंद कर दिया था। और उसके बाद कई कैंडिडेट तो बेहोश भी हो रहे थे, और फिर 1-2 दिन बाद फिर दोबारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था। खैर, यहाँ पर जब आरटीआई वगैरह हमने लगाई तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई रेफ़र कर लो एडवर्टीज़मेंट को, यू मे सो एडवाइज्ड रेफ़र टू द एडवर्टीज़मेंट डेटेड, इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया था। मेरा सवाल है, जब पॉलिसी ही नहीं है तो रेफ़र कहाँ करें। यहाँ आरटीआई का जवाब इंटरनल पॉलिसी को वेग रखते हुए रूल्स अचानक एनफोर्स करने को जस्टिफाई करना था, और यही हुआ भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरटीआई के दौरान अगर जानकारी ना मिले तो फर्स्ट अपील लगाना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी ना मिले तो सेकंड अपील तक भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार सिस्टम चाहता ही है कि उसमें सुधार हो, जैसे कि मैंने कहा। और ये हमारी ड्यूटी बनती है एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ सुधार लाएं। सो ये मेरा आरटीआई से रिलेटेड वीडियो था, पहले मैंने कभी बनाया था, अगर आप इसे देखना चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। कैंडिडेट्स अब हाई कोर्ट जाएंगे, असली शौक तो अब आएगा। 4 पेटिशंस यहाँ पर फाइल होंगी और यहाँ पर कहा जाएगा रिस्पोंडेंट कंसीडर करेंगे पेटिशनर्स की रिप्रेजेंटेशन को, और फिलहाल सबमिशन विदाउट प्रेजुडिस है, ठीक है। और जो पेटिशनर्स के जो काउंसिल हैं वो कहते हैं वो रिट पेटिशन अकॉर्डिंगली अब प्रेस नहीं करते हैं, राइट एंड रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन पेटिशनर्स सबमिट करेंगे 30/5/25 से पहले। मैं उसमें फिर ईमेल भी करता हूँ, कई कैंडिडेट्स करते हैं, कई जाते भी हैं, और मुझे जब समय मिलता है मैं 9 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग न्यू दिल्ली 11001 R&D डिपार्टमेंट में अपने 60 पेजेस की डिटेल्ड कंप्लेंट और अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता हूँ। ड्यूली यहाँ पर फ्लैग करा था मैंने, एनेक्शर्स वगैरह सब कुछ। और ये R&D जो सेक्शन है यहाँ पर डाक वाला, ये यूको बैंक के सामने है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही, वहाँ पर अगर आप जाओगे यूको बैंक के पास ही आपको मिल जाएगा R&D सेक्शन। यहाँ ये फ़ोटो ये आप देख सकते हो, देखो ये वाला जो है। सो अब मैं आरटीआई फाइल करता हूँ। क्या हुआ मेरी रिप्रेजेंटेशन पर, 8/7/25 की मेरी ये थी यहाँ पर आरटीआई, जिसमें 8 अगस्त 2025 को इसका जवाब आता है। सेम वॉज प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड वॉज लॉज्ड और फाइल्ड। सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करा गया और उसको फाइल कर दिया गया। 1 से लेकर 4 पॉइंट तक, जैसे कि मैंने बताया था, एक्शन क्या लिया गया, रिगार्डिंग मूवमेंट्स क्या रहीं, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट के साथ पेंडिंग है, सब पे बस यही जवाब दिया गया। 5वें पॉइंट पे जैसे कि मैंने बताया, फाइनल डिसीजन या रिजोल्यूशन के लिए कह रहे हैं कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आरटीआई एक्ट सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। वर्किंग ईमेल एड्रेसेस वगैरह के बारे में पूछा था। जब मैंने पूछा कि भाई क्या है ग्रीवेंस मैकेनिज्म, तो क्वेरीज प्रिजम्पटिव बताई गई। बाकी रजिस्ट्री की जो कम्युनिकेशन है एड्रेस टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ओपिनियन दे रहे हैं? खैर एनीवेज जो भी है, तो ये हम समझ सकते हैं रिक्रूटिंग बॉडीज़ सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट रूल्स में डिवाइस अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू इट्स लॉजिकल एंड पे। ट्रांसपेरेंट हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, नॉन आर्बिट्ररी हो, रैशनल नेक्सेस हो। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। ये जजमेंट ये भी कहता है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस तरीके के बेंचमार्क डिफरेंट स्टेजेस पर ना सेट करे, ताकि ना तो कैंडिडेट ना ही वैल्यूएटर या एग्जामिनर या इंटरव्यूअर इज़ टेकन बाय सरप्राइज। आप मेरी जो ग्रीवेंस थी उसके एनेक्शर A9 पर अगर जाओगे, वहाँ पर मैंने तेज प्रकाश पाठक के जजमेंट का भी जिक्र करा था। मिड प्रोसेस चेंजेस की इम्परमिसिबिलिटी थी और मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर हाईलाइट करी थी। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है कैंडिडेट्स की कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल फॉलो दी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर जैसे कि एडवर्टाइज़ करे गए हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर इंश्योर करी जा सके। चलिए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 जून 2025 पे आते हैं। करीब 36% कैंडिडेट्स आउट ऑफ 10,000 कैंडिडेट्स पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव। करीब 4,000 कैंडिडेट देख सकते हो और 10,000 कैंडिडेट में से ये लाल वाले 6,500 के करीब कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो जाते हैं। मासिव फेलर रेट ऑफ 64%। ये कैंडिडेट्स की योग्यता नहीं बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस का ही डाउनग्रेड यहाँ पर है, क्योंकि योग्यता के हिसाब से तो यहाँ पे सिलेक्शन हो नहीं रहा है। क्योंकि 2022 में टाइपिंग टेस्ट का मूल उद्देश्य है वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी को देखते हुए ग्रेडेड मार्क्स देना था। 2022 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मार्क्स यहाँ पर दिए जा रहे थे। 3% यहाँ पर एरर जो है वो अलाउड थी। अब लेकिन इस बारी क्या होता है, रिजिड 1750 हो जाता है स्ट्रोक, जिसमें आपको फ्लो यही समझना है कि अगर कोई तेज़ स्पीड वाला कैंडिडेट है वो 10 मिनट के टेस्ट में 1749 10 मिनट से पहले ही ये यहाँ पर कर देता है, अगर स्ट्रोक्स जो है टाइप कर देता है, तो उसे सीधा नॉट क्वालिफाइड बोल दिया जाएगा। और वहीं अगर कोई स्लो स्पीड वाला कैंडिडेट 1750 कैंडिडेट इवन विद गार्बेज टेक्स्ट, जो कि मैं ये चीज़ कवर कर चुका था पहले, वो वीडियो अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, वो क्वालिफाई हो जाएगा। इस नियम ने टाइपिंग स्किल्स को चेक करने के बजाय सिर्फ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने का काम किया, जिसका नतीजा 64% का मासिव फेलर रेट था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट 14 जुलाई 2025 को आया था और इसी महीने की 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन फॉर स्टाफ इंट्रोड्यूस करा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार अपने स्टाफ के लिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन दोनों में एक फॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट करी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और ये गजट ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हो, डेटेड 3 जुलाई 2025, इफ़ेक्टिव था ये 23 जून से आई मीन। और इसके बारे में मैंने बताया था मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर और रजिस्टर इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ करा था। इस नोटिफिकेशन में EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं है, पर इन फ्यूचर हो सकता है चीफ जस्टिस के पास पावर होती है कि भाई आने वाले दिनों में शायद EWS शामिल हो जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि याद रखना जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस, इसका पेज नंबर 2 पे अगर आप जाओगे, यहाँ पर चैलेंज टू द 103rd अमेंडमेंट हैज़ बीन फेल्ड। फिर आप पेज नंबर 156 इस PDF के में जाओगे, यानी कि इस जजमेंट के में, ये इग्नोर करना 154 लिखा, PDF की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी इसको फेवर करते हैं। फिर अगर आप जाते हो पेज नंबर 181 पे इस जजमेंट के, यहाँ पे जस्टिस बेला M त्रिवेदी इसको फेवर करते हैं। फिर पेज नंबर 298 पर अगर आप जाओगे तो JB पर्दी वाला भी इसको फेवर करते हैं। हालांकि पेज नंबर 398 पर अगर आप जाते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जस्टिस उदय और जस्टिस S रविंदर इसको अपोज करते हैं, इसकी वैलिडिटी को, EWS रिजर्वेशन की। तो मैंने अपने टेलीग्राम पोस्ट पे भी मैंने इस जजमेंट ऑर्डर को डाइसेक्ट करा था, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, प्रॉम्प्ट अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये तो बात हुई EWS रिजर्वेशन के बारे में। हम कहाँ पर थे? हम थे टाइपिंग टेस्ट जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 14 जुलाई को, और उसके बाद अब फाइनली फिर इंटरव्यू भी हो जाता है 10/9/2025 को, और ये रिक्रूटमेंट ऑफिशियली कंक्लूड हो जाती है। प्रोसेस क्लोज्ड व्हाइल RTIs एंड रिप्रेजेंटेशंस
वर स्टिल पेंडिंग। की क्वेश्चंस, क्या कट ऑफ क्राइटेरिया को एडवांस में और क्लियर होना चाहिए था? जैसे कि हमने देखा कि स्कोर कार्ड में कट ऑफ आ रही है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए था। ये जो बाकी रिजर्वेशंस हैं उनके हिसाब से पूरा अगर यूनिफॉर्म है, जैसे कि 2022 का देखा गया था वो इंक्लूसिव था, वो एक रीजनेबल कट ऑफ थी जो कि एक बड़े टैलेंट पूल को मौका देती थी एक डिफरेंट स्किल टेस्ट के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का एक वहाँ पे मौका आ रहा था। टाइपिंग मेथडोलॉजी को स्टैंडर्डाइजेशन की कोई ज़रूरत थी क्या, जबकि पहले जो था वो मेरिट बेस्ड था ऑलरेडी। स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा करा कि 1749 10 मिनट से पहले मान लो से कि भाई 6 मिनट के अंदर किसी ने कंप्लीट कर ली टाइपिंग, सिर्फ एक स्ट्रोक से रह गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इसे चेंज क्यों करा गया? क्या 2022 से 23 के प्रोसेस में कोई गड़बड़ी देखी गई? क्या प्रोसेस को पॉज किया जा सकता था जब इश्यूज ओपन डिस्कशन में थे? जैसे कि हमने देखा कि CBT 1 का जो इशू था, 80% तक लाने वाले जो कैंडिडेट थे, 80% नहीं, आई मीन 80 प्लस आउट ऑफ 125 लाने वाले जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको 100 तक लाने थे। और ये सारी जितनी भी कैटेगरीज थी सबकी बात थी। फिर बाद में हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस भी कर दिया है, लेकिन EWS के रिजर्वेशन पे अभी चुप्पी ही है। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड RTI आवेदनों के जवाब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया ही था। ये कुछ हमारे सवाल हैं जो कि अपने आप में वैलिड हैं, डेमोक्रेटिक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।